पिछले वीडियो में हमने स्वर, उच्चारण, स्थान, वर्ण, प्रत्याहार, प्रत्याहारों का निर्माण, माहेश्वर सूत्र, इसके अलावा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन सभी को भी पढ़ा। अब उसके बाद दूसरा अध्याय शुरू होता है जिसमें संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण है। संस्कृत में प्रयोग होने वाली या फिर संस्कृत व्याकरण में प्रयोग होने वाले जो पारिभाषिक शब्द हैं, उन पारिभाषिक शब्दों का भी ज्ञान होना आपको अत्यंत आवश्यक है। आप सभी जो पिछला वीडियो है वह भी देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और इसके अलावा क्रमशः एक एक वीडियो, एक एक पाठ का, अध्याय का आता जाएगा। आप प्लेलिस्ट में भी देख पाएंगे और जो प्लेलिस्ट का नाम रहेगा वो इसी पाठ्य पुस्तक के नाम से, व्याकरण वीथी के नाम से आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इस प्रकार की और भी वीडियो आपको मिलें। व्यावहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है। मतलब हमें पता चल सके कि ये क्या है, इसके लिए हम किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम रख देते हैं कि ये है। इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत ही महत्व है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया जाता है। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं। ये जो यहाँ पर कुछ पारिभाषिक शब्द दिए जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से आप बहुत हद तक जो संस्कृत की परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को सीख पाएंगे और ऐसे पारिभाषिक शब्द आप सीख सकेंगे जो कि आपको आगे काम में आने वाले हैं। चलते हैं, सबसे पहला है आगम। किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है तब वह आगम कहलाता है। आगम मतलब कि किसी का आ जाना। तो आना क्या होता है? मित्रवत होता है। आगम को क्या कहते हैं? मित्रवदागमः, मतलब मित्रवत आगमः, मित्र के समान आना, ये क्या है? आगम। जैसे वृक्ष प्लस छाया, वृक्षस छाया, यहाँ वृक्ष के आ एवं छाया के छ के मध्य में चा का आगमन हुआ है, तो उसने किसी को हटाया नहीं है, मित्रवत वो बीच में बैठ गया है। इस कारण से आगम कैसा होता है? मित्रवत होता है। जब कोई वर्ण आकर के और किसी वर्ण के बीच में आ जाए तो वो मित्रवत आगम कहलाता है। आप लोग आगम आगे देखेंगे संधियों में, समासों में, प्रत्यय, उपसर्गों में। आगे चलते हैं, एक होता है आदेश। आगम के बाद जो दूसरा होता है वो आदेश होता है। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आकर बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। मतलब कि दूसरे किसी को हटा देता है और स्वयं बैठ जाता है। तो ये आदेश कैसा होता है? शत्रुवद आदेशः। आदेश कैसा होता है? शत्रुवत। आदेश शत्रुवत होता है। आगे चलते हैं, यदि प्लस अपि, यद्यपि बनता है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ ई के स्थान पर एया हो गया। कहाँ हुआ? ई के स्थान पर एया हुआ है। तो ये शत्रुवत है क्योंकि उसने दूसरे को अपने स्थान से हटाया है। तो यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश भी हो सकता है। इस प्रकार से ये क्या हो गया? ये आदेश हो गया। आगे चलते हैं, उपधा। किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। जैसे चिंत में ता अंतिम वर्ण है। कहाँ? जो ये चिंत है इसमें ता अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व ना जो है, चिंत का जो ना है ये क्या है? उपधा है। अलुन्त्यात पूर्व उपधा। जैसे महत, महत में ता के पहले क्या है? हा। तो हा में विद्यमान आ जो है वो उपधा संज्ञक है।
तो किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को क्या कहते हैं? उपधा कहते हैं। इस प्रकार से आगे चलते हैं। पद क्या है? संज्ञा के साथ सु, औ, जश आदि नाम वाले, जो आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय, आपने सु, औ, जश, अम, औट, सस इस प्रकार के प्रत्यय सुने होंगे। तो संज्ञा के साथ सु, औ, जस आदि नामों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप, तस, झी आदि क्रियापदों के आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। किन्हें विभक्ति संज्ञक कहते हैं? 21 प्रत्यय तो तिप, तस, झी, सु, औ, जस वाले हैं, और तिप, तस, झी आदि 18 प्रत्यय हैं जो ये विभक्ति संज्ञक कहलाते हैं, जिनसे आपने सुना होगा भवति, भवतः, भवन्ति बनते हैं। और सु, औ, जस से रामः, रामौ, रामाः इस प्रकार से सातों विभक्तियों में 21 हो जाते हैं, और ये 3-3 करके 9 हो जाते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष करके ये जो है 18 है, ये 3 प्रकार से हो जाते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं? सु, औ, जस आदि तथा धातुओं के साथ ति, तस, अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिङन्त शब्दों की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा मतलब सुप तिङन्तम पदम, तो सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। रामः, रामौ, रामाः मैंने अभी बताया था। भवति, भवतः, भवन्ति केवल पठ, नम, वद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कहते या पद नहीं कह सकते। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अपदम ना प्रयुंजीत ये कहा है, तो एक ये पद संज्ञा होती है, पद को भी संज्ञा कहा गया है। आगे चलते हैं। एक और परिभाषा पूछी जाती है निष्ठा की। तो निष्ठा किसे कहते हैं? त और तबतु ये जो 2 प्रत्यय हैं ये निष्ठा संगत प्रत्यय कहे जाते हैं। इनका एक सूत्र भी है पाणिनि महोदय का, तक्तवतु निष्ठा। इनके योग से भूतकालिक क्रिया का निर्माण किया जाता है, जैसे गतः, गतवान आदि। आपने सत्री और सानच प्रत्यय पढ़े होंगे, तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय ये कहे जाते हैं। और निष्ठा किसे कहते हैं? तो त और तबतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं याद ही करना है। आगे विकरण क्या कहलाते हैं? धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप, स्यन और स्नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। जैसे भवति में भू प्लस ती के बीच में क्या हुआ? सप का आगम हुआ, शप आता है बीच में, तो भू आ ती विकरण से ही धातुएं, विकरण भेद से ही धातुएं 10 गणों में विभक्त होती हैं। आपने गण सुने होंगे, 10 प्रकार के गण होते हैं, भवादि गण, जुहत्यादि गण, इस प्रकार के जो गण हैं, तनादि गण, चुरादि गण। तो उन गणों में 10 प्रकार के गण हैं, उनमें इसी प्रकार के विकरण जोड़ करके धातुओं से विभिन्न शब्द बनाए जाते हैं, विभक्तियां बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से यह विकरण जो बीच में जुड़ते हैं। आगे संयोग किसे कहते हैं? संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलोनंतरा संयोगः किया है, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। मतलब अपनी भाषा में यदि समझा जाए तो एक साथ 2 या 3 व्यंजनों का आ जाना, जैसे र, रा, ता, ऐसे एक साथ ये आ गए तो ये संयोग संज्ञा है। जैसे यहाँ इन्होंने उदाहरण दिया है, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। महत्व, महत्व में 2 त हैं आधे और वा है, तो इनका संयोग है, एक साथ हैं ये। इसी प्रकार रामः उद्यानम गच्छति,
राम बगीचे में जाता है। उद्यान में दा और या तथा गच्छति में चा और छा। देखें यहाँ पर गच्छति लिख के देख लेते हैं। गच्छति, गच्छति में क्या है, चा और छा, इन दोनों का सामीप्य भाव है, तो इसलिए ये संयोग संज्ञा के कारण से एक साथ हैं। इस प्रकार से अयम रामस्य ग्रंथः अस्ति, यह राम का ग्रंथ है। रामस्य में सा और या जो व्यंजन है इनका सामीप्य भाव है, इस कारण से यहाँ संयोग संज्ञा है। इसी प्रकार से आगे भी देख सकते हैं, गा और रा का है ग्रंथ में, ना था आदि अस्ति में भी सा और ता का संयोग संज्ञा है, तो ये संयोग संज्ञा से आते हैं। आगे चलते हैं संहिता। अब अंतिम दो परिभाषाएं रह गई हैं केवल। संहिता किसे कहते हैं? वर्णों के अत्यंत सामीप अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। संहिता की एक सामान्य परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। वाक् प्लस ईशः में का और ई में जो अंतिम यहाँ अपन देख रहे हैं, अंतिम वर्ण का और ई में संहिता है, अत्यंत समीपता है। इसी कारण से संधि कार्य करने से बागीशः शब्द बनता है, तो इसे ही संहिता कहते हैं। जो वर्णों का व्यवधान रहित सामीप्य भाव है, यही संहिता कहलाता है। इसी प्रकार से संधियों में जो जोड़ने के लिए बीच के जो अक्षर होते हैं वो अत्यंत समीप होते हैं, तो इसी कारण से उसे संहिता कहा जाता है। आज के वीडियो की अंतिम परिभाषा है संप्रसारण किसे कहते हैं? तो यण के स्थान पर इक के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। इसकी एक सूत्र है इसका, इज्ञणः संप्रसारणम। संप्रसारण किसे कहते हैं? यण के स्थान पर इक का होना। यण में या वा रा ला आते हैं और इक में ई उ री और लृ आते हैं। ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वा होता है, री के स्थान पर रा होता है और लृ के स्थान पर ला होता है। ये किस संधि में होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर इज प्लस इज और इज है इस प्रकार से, तो इसे इज्जते बोलते हैं। वच और उच्च को उच्चते बोलते हैं, इस प्रकार से अपन इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो ये संप्रसारण होके बनता है। तो इस प्रकार से कुछ परिभाषाएं जो थीं व्याकरण से संबंधी, जो आपको आगे देखने में मिल सकती हैं, उन परिभाषाओं को आज हमने यहाँ देखा और इन परिभाषाओं को आपको थोड़ा सा याद भी करना है। संहिता किसे कहते हैं? परः सन्निकर्षः संहिता, ये संहिता की परिभाषा है। ये डायरेक्ट कभी कभी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं संहिता की परिभाषा को, तो ये याद करना है। संप्रसारण की परिभाषा, यहाँ याद करने लायक चीज़ें आपको क्या हैं वो बता देता हूँ। इज्ञणः संप्रसारणम, संप्रसारण की परिभाषा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आगे चलते हैं संयोग की, तो हलोनंतरा संयोगः, ये परिभाषा यहाँ आपको मिल जाती है संस्कृत में। विकरण की कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि विकरण प्रत्यय हैं जो बीच में आकर जुड़ते हैं। निष्ठा लेकिन पूछ सकते हैं, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं? कुत्ता और तवतु, ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं, दोनों आपको ये याद करना है। आगे चलते हैं, पद क्या है? तो पद की भी एक परिभाषा है, सुप्तिङन्तम पदम, इस प्रकार से ये पद की परिभाषा है, ये आपको याद कर लेना है। बिल्कुल याद करने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं यहाँ। उपधा क्या है? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, उपधा की ये परिभाषा है, ये आपको याद करना है। आदेश की परिभाषा शत्रुवद आदेशः। आगम कैसा है? मित्रवद आगमः। तो इस प्रकार से जो परिभाषाएं हैं ये आपको याद करना है। पुनः अगला जो हमारा अध्याय है संधि, तो इसी पाठ्य पुस्तक के आधार पर हम संधियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से संधियों को भी इसी प्रकार समझते हुए और पढ़ते हुए याद करते हुए सीखेंगे। बहुत आसान है और इसी पुस्तक के आधार पर अभी संधियों को सीखना है। आगे अपनी सुविधा अनुसार आगे और पुनः नए अध्याय के साथ मिलते हैं। आप लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल से जुड़े रहें और इन सबको याद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।